Hello everyone, welcome here. Today we'll start our fifth video of this chapter, gaseous state. Today we'll start our new topic, kinetic theory of gases, which is a part of our chapter, this gaseous state. और इसका अपन फर्स्ट पार्ट देखेंगे, किसका? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। बात करेंगे बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए, और फिर अपन देखेंगे एजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए। और लास्ट में अपन सीखेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन को बनाना और उसको यूज करना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपन को कुछ चीजें हैं बेसिक जो अपन ने पीछे पढ़ रखी हो वो पता होनी चाहिए, और अपन रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले देखा था ग्राम्स लॉ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के अंदर कि जो डिफ्यूजन और इफ्यूजन की रेट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके होती है? कंटेनर था, कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स थे, कंटेनर में यहाँ पे एक छोटा सा होल था, यहाँ से गैस लीक हो रही थी, यही इफ्यूजन होता था। अब इसकी रेट क्या होती थी? एक तो मोल्स पर यूनिट टाइम और एक वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये जो रेट होती थी इफ्यूजन और डिफ्यूजन की वो क्या होती थी? मोल्स पर यूनिट टाइम एंड, या फिर अपन इसे बोल सकते थे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी रेट को निकालते कैसे, रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके लिए अपन को पता था अगर किसी गैस की रेट कैलकुलेट करनी हो तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के। ठीक है, ये अपन ने बात की थी। इसके बाद में अपन ने देखा था जैसे दो गैस की रेट कंपेयर करवा ले अपन को, तो अपन क्या लेंगे? उनका रेशियो ले लेंगे सिंपली रेट का, R1/R2। वो किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर रूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे M2 और यहाँ पे आ जाएगा M1, मतलब ये मोलर मास के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट। ठीक है, अब वहीं इसके बाद में अपन को पूछा और ये रेट क्या होती है? अभी अपन ने यहाँ पे देखा वॉल्यूम पर यूनिट टाइम या फिर मोल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितने बाहर आ रहे हैं डिफ्यूजन और इफ्यूजन में। और इसके बाद ने देखा था कि अगर अपन को मोल्स गिवन हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे हो जाता था? मोल्स ऑन रूट एम। ठीक है, वहीं अपन को इनिशियल मोल रेशियो गिवन होता था अगर, ठीक है, और अपन को पूछ लेता N1 आउट एंड N2 आउट। ठीक है, इसके लिए अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बात की थी, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं अपन? N1/N2 एंड मोलर मास 2 और मोलर मास फर्स्ट गैस का जो अपन को गिवन हो। ठीक है, ये तो सारी अपनी बात हुई प्रीवियस क्लासेस की। ठीक है, इसके बाद में आज की वीडियो को अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करने से पहले अपन को एक टेक्निक है, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। अपन हेडिंग लिखेंगे और हेडिंग के अंदर अपन लिखेंगे सेपरेशन और enrichment of isotopes of isotopes। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है पता होगा सबको, जिनका सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, यही होते थे आइसोटोप, अपन ने पहले बात कर रखी थी। अब अपन देखेंगे कि ये जो सेपरेशन और इनरिचमेंट ऑफ आइसोटोप्स, ये जो टेक्निक है ये होती क्या है। बेसिकली ये अगर अपन को आइसोटोप्स गिवन हो किसी गैस के दो, जैसे ये कोई अपना कंटेनर था, ठीक है, इस कंटेनर में अपन को किसी गैस के दो आइसोटोप गिवन, जैसे इस मान लिया अपन ने I1 I2। ठीक है, अपन को इनका मोलर मास पता होगा, ठीक है, इसका M1 हो गया, इसका M2 हो गया। वहीं साथ में अपन को इनका मोल रेशियो भी अगर गिवन हो, ठीक है, N1 और N2 इनका ये मोल रेशियो। ठीक है, और
यहाँ पे क्या दे रखा है अपन को कि जो M2 का मोलर मास है वो M1 से कम है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपन को गिवन हो और इसके साथ साथ अपन को ये बोल रखा हो कि जो ये आइसोटोप्स है ये 8:1 के मोल रेशियो के अंदर प्रेजेंट है। मतलब ये मोल रेशियो गिवन था ना, तो 8:1 मोल रेशियो इसका अपन को गिवन है। मोल रेशियो, अब सॉरी मोल रेशियो, अब ये अपन को बोल दे क्वेश्चन के अंदर कि इस 8:1 रेशियो को 1:8 के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें अगर अपन को इस रेशियो को इसमें अगर अपन को कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, वही अपन इस मेथड के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या पता है, M2 का जो मोलर मास है वो कम है, तो डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी। मतलब समझने के लिए अभी अपन ने रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या देखी थी कि रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। ठीक है, तो अगर मोलर मास ज्यादा होगा तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन की रेट कम होगी। होगी कि नहीं होगी ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, M2, मतलब ये जो ये वाला आइसोटोप है इसका मोलर मास अपन को ज्यादा गिवन है। ठीक है, तो अगर इसका मोलर मास ज्यादा है तो इसकी डिफ्यूजन और इफ्यूजन होने की रेट भी क्या होगी, कम होगी। कैसे होगी मैं बताता हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर था। ठीक है, मैं लेट सपोज इसको यहाँ पे मैंने अगेन I1 I2 ले लिया। मोलर मास ये और मोलर मास 1, ये वाला मोलर मास ज्यादा है। यहाँ पे अगर एक होल हो तो यहाँ से गैस की इफ्यूज होने की जो रेट होगी, मतलब कौन सी गैस ज्यादा बाहर आएगी। ठीक है, किसकी रेट ज्यादा होगी, तो रेट किस पे डिपेंड करेगी, उसके मोलर मास पे। तो जब इस I2 गैस का मोलर मास ज्यादा है, I2 गैस बाहर और I1 गैस, ठीक है, आप मेरे को इतना बताओ कि इसका मोलर मास कम है तो ये बाहर ज्यादा आएगी। ठीक है, इसके मोल्स ज्यादा होंगे, मतलब जितनी बाहर आएगी वॉल्यूम या फिर जितनी अमाउंट ऑफ गैस बाहर आएगी वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। इसके मोल्स बाहर ज्यादा हो जाएंगे और इसके मोल्स बाहर कम हो जाएंगे। इसका मोलर मास ज्यादा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन भी कम होगी। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, ना आया हो तो अपन फिर से अब देख रहे हैं अपना ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे होता है। ये अपने पास एक कंटेनर था जिसमें I1 गैस थी और I2 गैस थी। ठीक है, मोलर मास M1 M2। ठीक है, पता था मेरे को मोलर मास M2 है वो छोटा है। ठीक है, और M1 मोलर मास बड़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे को इनका मोल रेशियो भी गिवन था, N1 N2 ये गिवन था। कितना गिवन था, 8:1। मतलब इस गैस के जो मोल्स हैं I1 गैस के वो ज्यादा है और इसके मोल्स कम है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे होल्ड कर दूंगा और यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर ले लूंगा। ठीक है, अब बताओ इस कंटेनर के अंदर डिफ्यूज होके क्या एक गैस आएगी या दोनों गैस आएगी। आएगी तो दोनों ही, I1 I2। बट जो कि I1 का मोलर मास बड़ा है, मतलब मोलर मास ज्यादा है, तो मोलर मास ज्यादा होगा तो इफ्यूज होने की गैस की रेट क्या हो जाएगी, कम। M2 लाइटर है तो ये इधर इफ्यूज ज्यादा होगा। मतलब M2 के मोल्स होंगे, मान लो यहाँ पे मैंने जो I1 के मोल्स आए वो मैंने मान लिए N डेज N1 डेज, I2 के जो मोल्स हैं उनको मैंने मान लिया N2 डेज। ठीक है, अब मैं देखूंगा इस कंटेनर के अंदर कि यहाँ पे, अब देखना I2 के मोल्स यहाँ पे ज्यादा है, मतलब मान लो ये 1:8 था। ठीक है, अब यहाँ पे कितने मोल्स आए, यहाँ पे इसके ज्यादा आएंगे। अब इन दोनों का रेशियो होगा। अब अगर अपन को अपना डिजायर्ड रेशियो नहीं मिल रहा है
तो अपन क्या करेंगे, आगे एक स्टेप और बढ़ा लेंगे। जैसे इसको अपन ने नाम दे दिया फर्स्ट डिफ्यूजन इफ्यूजन स्टेप। ठीक है, अगर अपन को अपना डिजायर्ड मोल्ड रेशियो नहीं पता, नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो अपन एक स्टेप और आगे चलेंगे। यहाँ पे भी फिर से एक होल कर दिया, इस कंटेनर से जोड़ दिया। यहाँ पे जो I1 गैस होगी और I2 गैस होगी, ठीक है, इन दोनों के क्या मोल्स आएंगे, यहाँ पे किसके मोल्स आएंगे, फिर से इसका मोलर मास कम है तो इसके मोल्स यहाँ पे ज्यादा बाहर आएंगे। इसके मोल्स को अपन नाम दे दिया N2 डबल डेज और इसको दे दिया N1 डबल डेज। ठीक है, अगर अपन को अपना अब पहले 8:1 मोल रेशियो था, बट यहाँ पे इसके कम हो रहे हैं और इसके मोल्स बढ़ रहे हैं, तो बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ पे अपन को 1:8 मिल गया तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा है तो अपन फिर से एक स्टेप और लेंगे और यहाँ पे इसको अपन नाम दे देंगे थर्ड, इसको सेकंड और इसको थर्ड स्टेप। इसके अंदर भी क्या होगा, अगेन I2 का मोलर मास कम है तो I2 गैस के जो मोल्स होंगे वो भी ज्यादा आएंगे। इनको अपन ने नाम दे दिया N3, सॉरी N2 ट्रिपल डेज, और जो I1 गैस थी उसके मोल्स को अपन ने नाम दे दिया N1 ट्रिपल डेज। ठीक है, जब तक अपन को अपना डिजायर्ड मोल रेशियो नहीं मिल जाता है तब तक अपन ये स्टेप्स कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद में अपन मान लेते हैं आफ्टर n स्टेप्स, आफ्टर n स्टेप्स, n स्टेप के बाद में यहाँ पे अपन को मान लो अपना डिजायर्ड मोल्ड रेशियो मिल रहा है जो अपन को पूछा हो, I1 I2। ठीक है, और यहाँ पे अपन इसको क्या दे देंगे, N1 फाइनल और N2 फाइनल। ठीक है, और यहाँ पे अपन को मान लो अपना डिजायर्ड मोल्ड रेशियो मिल जाता है, मतलब 8:1 था तो यहाँ पे अपन को 1:8 चाहिए था। अगर जहाँ पे ये डिजायर्ड रेशियो मिल जाएगा वहीं अपन स्टॉप कर देंगे अपन इसको। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से देखना, आफ्टर फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप के बाद में मतलब इस कंटेनर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ 1 और रेट ऑफ 2, ठीक है, ये I1 और I2 की रेट क्या होगी। ठीक है, रेट निकालने के लिए और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी अपन को पता है, तो वो कैसे करते थे अपन, मतलब यहाँ पे आफ्टर वन स्टेप यहाँ पे बाहर कितनी आ रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, नंबर ऑफ मोल्स के, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, N1 अपॉन N2 के तो डायरेक्टली होती थी, और रूट किसका लेते थे अपन, मोलर मास के इनवर्स का, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जो R1 और R2 है, ठीक है, इसको मैं N1 डेज और N2 डेज भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, जो ये N1 और N2 आउट है, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं, इनको भी अपन यही बोलते थे, ऐसे ही करते थे। यहाँ पे एक बार आपको बता दूं, अपन ने आज ही देखा है, इसको अपन R1 अपॉन R2 भी बोलते थे, ठीक है, और इसको N1 आउट अपॉन N2 आउट भी बोलते थे। इन दोनों का रेशियो भी यही होता था, ये अपन ने सीख रखा है पहले। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, N1 डेज अपॉन N2 डेज, मतलब कितने मोल्स बाहर आए N1 के और कितने बाहर आए N2 के। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब मैं बात करूंगा मेरे सेकंड स्टेप की। आफ्टर सेकंड स्टेप, ठीक है, मतलब इस स्टेप के बाद में देखना, अब यहाँ से गैस इफ्यूज हो रही है, ठीक है, तो इस इफ्यूज होने वाली गैस की जो रेट होगी R1 अपॉन R2, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, N1 आउट, मतलब N1 बाहर आने वाले मोल्स कितने हैं, डबल डेज अपॉन N2 डबल डेज। इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, एक तो यहाँ पे जो इनिशियल मोल्स थे इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो N1 डेज अपॉन N2 डेज, और फिर रूट ले लूंगा किसका, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, ये मेरे पास आ गई मेरी, सॉरी, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन
फर्स्ट। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताना आप कि यहाँ से एक इक्वेशन सेकंड भी बना ही लेते हैं अपन। ठीक है, अब आप एक बार फिर से इक्वेशन फर्स्ट पे आके देखना कि जो n1 डैश और n2 डैश की जो अपने पास वैल्यू आ रही थी इक्वेशन में, एन ओ सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में वो ये आ रही थी, तो क्या मैं n1 डैश और n2 डैश की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं? पुट कर सकता हूँ ना मैं? तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ अगर, तो मेरे पास इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, ये लिख दूंगा और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब n1 अपॉन n2, ये तो आ गया मेरे पास, और साथ ही m2 अपॉन m1। जब ये m2 अपॉन m1 और m2 अपॉन m1 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इन दोनों का अपन को क्या मिल जाएगा, स्क्वायर। ये अपने पास आ गया इनका मोल रेशियो, n1 डेज का और n2 डबल डेज, सॉरी n1 डबल डेज और n2 डबल डेज का। ठीक है, बात करूंगा मैं आफ्टर थर्ड स्टेप की। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, n1 ट्रिपल डैश अपॉन n2 ट्रिपल डैश, मतलब जो मोल्स बाहर निकल रहे हैं उनको किसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, एक तो जो मोल्स है मेरे पास, मतलब n1 डबल डैश अपॉन n2 डबल डैश और रूट m2 अपॉन m1, ये मोलर मास गैसेस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगेन फिर से देखना, n1 डबल डैश और n2 डबल डैश को क्या मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ? जब यहाँ पे ये वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2, और ये स्क्वायर है। ठीक है, और एक ये, अब इस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, रूट m2 अपॉन m1 का क्यूब। ठीक है, तो अब आप सब पे देखना कि आफ्टर फर्स्ट स्टेप के बाद में यहाँ पे ये सेम था और यहाँ पे पावर कितनी थी, 1। सेकेंड स्टेप के बाद में यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 2। थर्ड स्टेप के बाद में यहाँ पे जो ये पावर आ रही है, ये क्या आ रही है, 3। तो मैं इससे और लिख सकता हूँ आफ्टर n स्टेप्स n1 फाइनल अपॉन n2 फाइनल। ठीक है, जो बाहर आ रहे थे इनका मोल रेशियो में किसके को लिख सकता हूँ, n1 अपॉन n2 इनिशियली जो मोल रेशियो था, और m2 अपॉन m1 का m1 की पावर n, इसके ये रूट ले लिया। ठीक है, ये अपनी फाइनल इक्वेशन बनेगी। जो n की वैल्यू आएगी उतने ही स्टेप के बाद में अपन को अपना डिजायर्ड मोल रेशियो, जो फाइनल मोल रेशियो था, वो मिल रहा था। बात करेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक अपना क्वेश्चन लिखेंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इफ्यूजन स्टेप्स। अपन को इफ्यूजन स्टेप्स कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1:4 मोल रेशियो अपन को पहले गिवन था किसी गैसियस मिक्सचर का। ठीक है, H2 और D2, ये हाइड्रोजन के दो आइसोटोप है इनका, और इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू 8:1 मोल रेशियो के अंदर अपन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये अपने पास एक क्वेश्चन था जिसके अंदर अपन को कैलकुलेट करना है इफ्यूजन स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल मोल रेशियो क्या दे रखा है H2 और D2 का, वो कितना दे रखा है अपन को, 1:4। तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, सॉरी, अब यहाँ पे अपन को फाइनली H2
और D2 का क्या मोल रेशियो पता करना है, 8:1 में कन्वर्ट करना है इनको। अब कितने डिफ्यूजन और इफ्यूजन स्टेप्स होंगे वो अपन को कैलकुलेट करना है। उसके लिए अपन ने यहाँ पे अभी पीछे एक फॉर्मूला देखा था, उसके अंदर अपन ने N1 फाइनल अपॉन N2 फाइनल, तो यहाँ पे N2 अपने ले लिया D2 को, ठीक है। किसके इक्वल था, उसके इनिशियल मोल रेशियो के। इनिशियल मोल रेशियो में इनका इनिशियल ले लेता हूँ, D2 का इनिशियल मोल रेशियो, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, रूट के, मोलर सॉरी मोलर मास के रूट के। तो यहाँ पे mD2 अपॉन mH2, और इसकी पावर होती थी n, ठीक है। यही फॉर्मूला था। मेरे को क्या फाइनल मोल रेशियो, जो डिजायर्ड मोल रेशियो वो पता है 8:1, तो मैं यहाँ पे 8:1 लिख दूंगा। इनिशियल मोल रेशियो भी मेरे को गिवन है 1:4, तो मैं इसकी जगह 1, इसकी जगह 4 लिख दूंगा। इसका होता है मोलर मास 2 डी का, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1, तो दो हाइड्रोजन का 2, ठीक है। सब कुछ गिवन है यहाँ पे मेरे को, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ आगे कि 8:1, 8/1 इज इक्वल्स टू 1/4 ब्रैकेट स्क्वायर रूट 4/2 की पावर n। अब मैं जब इसको सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर लेता हूँ, सॉरी स्क्वायर नहीं लूंगा, इसको इधर भेज दिया मैंने, 8×4 = 32 इज इक्वल्स टू, पीछे क्या बचा मेरे पास, का रूट 2। ये रूट का मतलब क्या होता है, पावर। तो मैं यहाँ पे क्या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर n/2, ठीक है। और यहाँ पे 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, और यहाँ पे इसको 2 की पावर के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, n/2। जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाती है, तो 5 = n/2, तो n की वैल्यू 10। n की वैल्यू 10 मतलब आफ्टर 10 स्टेप्स वी विल गेट अवर डिजायर्ड मोल रेशियो विच इज 8:1, ठीक है। क्लियर, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, अपन ने जो भी पढ़ा, सबसे पहले अपन ने R1/R2 का रेशियो देखा था, उसको अपन क्या लिख सकते थे, V1/V2 मल्टीप्लाई T2/T1। कैसे लिखा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है। और इसको किसके इक्वल लिखते थे अपन, रेट को मोलर सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था किसके, मोलर मास के स्क्वायर रूट के, m2/m1 का रूट, और इसको अपन डेंसिटी के फॉर्म में d2/d1 भी लिख सकते थे। ये तो अपना बात हुई ग्राम्स लॉ की। और ये कहाँ पे वैलिड था, वैलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। R1/R2 को अपन और क्या लिख सकते थे, अगर अपन को प्रेशर गिवन हो तो प्रेशर के तो होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता था, मोलर मास से इसके रूट के, तो m2/m1। ये कभी लेते थे अपन, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, उस केस में अपन ऐसे लेते थे। और अगर अपन को इनिशियल मोल रेशियो गिवन होता तो अपन क्या लेते थे, रेट का फॉर्मूला क्या हो जाता था, R1/R2 इज इक्वल्स टू N1 आउट N2 आउट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, इनिशियल मोल रेशियो उनका जो अपन को गिवन है, और रूट किसके, m2/m1 के। ये बस इतनी अपन ने सारी बातें की थी, उनको अपन ने रिवाइज कर लिया। अब अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके कुछ एजम्पशंस पढ़ेंगे, बट एजम्पशंस पढ़ने से पहले अपन उनको समझेंगे, ठीक है। थ्योरी बाद में भी लिख लेंगे अपन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस
किस पे अप्लाइड हो जाती है, मतलब ये थ्योरी है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होती है आइडियल गैस के लिए। अगर अपन को क्वेश्चन के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन सॉरी आइडियल गैस गिवन हो तो ही अपन अपनी काइनेटिक थ्योरी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। जो अपन इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वो हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। बट वहीं अगर गैसेस आइडियल ना हो के रियल हो तो वहां पे अपन अपनी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो अपन एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं, तो वो अपन रियल गैसेस की बात आएगी तभी करेंगे। अभी अपन सिर्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे फोकस करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन सॉरी आइडियल गैसेस की अपन बात कर रहे थे और ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ वैलिड होती है, वैलिड ओनली ऑन ओनली फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है। अब ये थ्योरी बोलती क्या है, ये अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इतना अपन ने पहले पढ़ा था, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास उनके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या देखेंगे, जैसे ये कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ये कोई गैस का एक मॉलिक्यूल है और अपन इस गैस के मॉलिक्यूल को क्या कंसिडर करते हैं, हार्ड, रिजिड ईयर की फॉर्म में कंसिडर करते हैं अपन इसको। और मान के चलते हैं कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे, मतलब उनकी शेप साइज सेम होगी, ठीक है। और हार्ड और रिजिड का मतलब जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल को अपन और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ कि एक गैस के मॉलिक्यूल को अपन हार्ड रिजिड स्पीयर कंसिडर करते हैं। हार्ड रिजिड स्पीयर मतलब क्या होता है, इसको आप और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना एक पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करते हैं। अपन ने पहले भी बात किया था, जब भी अपन टेम्परेचर देंगे या किसी भी टेम्परेचर पे ये फ्रीली मूव करता है, जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनके बीच की जो सॉरी ये ज्यादा स्पीड से इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी वो अपन इस थ्योरी के अंदर ही आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे ये आपस में भी टकराते हैं, जैसे ये ये दोनों आपस में भी टकराते हैं और साथ ही साथ कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं, मतलब ये कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं। और जितनी कोलिजन्स यहाँ पे होती है दोज आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। यहाँ पे जितनी भी कोलिजन्स होती है इनके बीच में, वो चाहे वॉल से वो कोलिजन्स क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। बात यहाँ पे आती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होती क्या है। ये पूरा का पूरा टॉपिक आप फिजिक्स के अंदर दोबारा पढ़ोगे, बट केमिस्ट्री में ये अपने गिवन है तो अपन इसकी थोड़ी बहुत डिटेल लेते हुए चलेंगे, ठीक है। बात यहाँ पे अपन कर रहे थे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स क्या होती है, इनका मतलब क्या होता है। मतलब उन कोलिजन्स में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, मतलब ये जिस मोमेंटम से जा रहा था इससे टकराया, इससे टकरा के जब ये वापस आया तब भी इसका वही मोमेंटम रहेगा। अगर इसका मोमेंटम p था तब ये वापस आया तो भी इसका मोमेंटम p रहेगा, बस ये डायरेक्शन प्लस थी तो यहाँ पे डायरेक्शन माइनस हो जाएगी। यही होती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स जिसके अंदर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है, इतना अपन ने पहले पढ़ रखा था, ठीक है। कैसे प्रेशर एग्जर्ट करती है, ये इसकी वॉल से टकराएंगी, जब वॉल से टकराएंगी तो ये यहाँ पे फोर्स लगाएंगी, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया को अपन क्या बोलते थे, प्रेशर। मतलब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कंटिन्यूअसली कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना। अपन जो भी समझ रहे हैं इनको सब थ्योरी के अंदर लिखेंगे, बस अपन यहाँ पे समझने के लिए मैं एक बार बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये है एजम्पशन आइडियल गैस का,
आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती, मतलब ये जो दो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती। बात की थी अपन ने पहले भी जब अपन ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं होती, मतलब इन दोनों के बीच के अंदर कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी अप्लाई नहीं होते हैं, मतलब ना ही तो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन लग रहा होगा, ना ही कोई रिपल्सन लग रहा होगा, इसीलिए ये फ्रीली मूव कर रहता है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो अपन यहाँ पे आगे तक काम में लेंगे, और वो क्या है, गैस गैस का जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर, मतलब गैस ने जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, जैसे अपन ने ये कोई कंटेनर था, इसके अंदर गैस ने टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, वो अपन ने मान लिया V। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, और उसके कंपैरिजन में हम एक गैस के मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट, मतलब ये गैस, इस गैस ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, इसमें गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उन मॉलिक्यूल्स में से अपन जैसे कि एक गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम उसको अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस सिंगल मॉलिक्यूल इज मच 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 लेसर देन वॉल्यूम ऑफ गैस। इतना छोटा होता है, इसलिए अपन इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी बातें हुई काइनेटिक थ्योरी गैसेस के एजम्पशंस की। अब अपन इनको वन बाय वन थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक, सॉरी, थ्योरी इनकी लिखेंगे। तो एजम्पशंस के अंदर सबसे पहले पॉइंट अपन ने क्या देखा था कि गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी कंसिडर्ड एज टिनी स्फीयरिकल रिजिड पार्टिकल, मतलब उनको अपन रिजिड स्फीयरिकल पार्टिकल कंसिडर करते हैं, और वो आइडेंटिकल होते हैं शेप, साइज और मास में, मतलब सब मॉलिक्यूल्स मतलब आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के सेम होते हैं मास में। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, जिसके अंदर अपन ने देखा था गैसियस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। ठीक है, उनका मोशन कोई फिक्स नहीं होता, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अपन ने पहले भी बात की थी। मोशन कोलाइड्स विद ईच अदर, वो एक दूसरे से भी कोलाइड कर सकते हैं, और साथ ही साथ कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू, जो गैस प्रेशर अप्लाई कर रही थी वो किसकी वजह से कर रही थी, कोलिजन्स की वजह से, जो कोलिजन्स गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल्स पे लगा रहे थे, कर रहे थे कोलिजन्स, उसी की वजह से गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन देखेंगे ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, मतलब उन कोलिजन्स के अंदर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। बात करेंगे नेक्स्ट एजम्पशन की, उसके अंदर है देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए अपन बोलते हैं एन आइडियल गैस इज नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन, मतलब इन, हाँ ठीक है, मतलब देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, दैट इज, मतलब ना ही तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा एंड नो रिपल्शन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, इसकी भी बात कर ली थी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आर एप्लीकेबल ऑन द मोशंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे, बस यहाँ पे अपन ने पॉइंट लिख दिया है ताकि आप के कहीं भी यूज आए तो भूलो ना कि जो अपन गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है उस पे अपन न्यूटन के लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल होता है, और ग्रेविटी का, मतलब जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है वो नेग्लिजिबल होता है इसके मॉलिक्यूलर मोशन के, मतलब जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं गैस के कंटेनर के अंदर, उनके अंदर ग्रेविटी, जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है उसको अपन नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं, ये सब कुछ आप डिटेल के अंदर पढ़ोगे किसमें, फिजिक्स में। ठीक है, अब मेन अपन को अब बात क्या करनी है, एजम्पशंस देख लिए, अब अपन देखेंगे कि अपनी काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होती है और कैसे हम उसको बनाते हैं। ठीक है, वो देखेंगे। सबसे पहले अपन एक यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल का मोशन कंसीडर करेंगे, मतलब ये मेरे पास एक कोई कंटेनर है। ठीक है, ये क्यूब शेप का कंटेनर है मेरे पास, यहाँ पे जैसे मेरे पास एक कोई गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये
एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, ये वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और ये जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, और अपन सिर्फ एक डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और वही सेम हर डायरेक्शन में होगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल्स था, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर vx वेलोसिटी से जा रहा था, तो ये y डायरेक्शन में भी किससे जाएगा, vy से, और z डायरेक्शन में किससे जाएगा, vz से। ठीक है, ये वेलोसिटी वेलोसिटी सेम रहेगी v, मतलब ये z डायरेक्शन, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। जब इसकी, अब देखना, ये यहाँ से कोलाइड करके, मतलब ये इस वॉल से जाके, ये यहाँ था कोई गैस का मॉलिक्यूल, ये गया, ठीक है, इसने कंटेनर की वॉल से कोलाइड किया और ये घूम के वापस आ गया। ठीक है, तो अपन इसका मोशन देखेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल का मोशन देखेंगे, वो क्या था, मैं फिर से बना रहा हूँ, ये जैसे कोई एक रिजिड स्फीयरिकल मॉलिक्यूल था गैस का। ठीक है, रिजिड स्फीयर ही बोलते थे, इसका कुछ मास होगा, गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जब ये गैस मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये कोई मॉलिक्यूल था, मास m, और ये x डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, ये इधर हो गई -x, इधर क्या होती है, +x। तो जैसे ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा था यहाँ पे, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और साथ ही इसका कुछ ना कुछ मास होगा, मतलब मैं इसका मोमेंटम बोल सकता हूँ। और मोमेंटम क्या होता था, मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को ही अपन मोमेंटम बोलते हैं। तो अपन मान लेते हैं ये गैस का मॉलिक्यूल इस मोमेंटम से जा रहा था, एम वी एक्स से। ठीक है, ये वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो इसका मोमेंटम एम वी एक्स हो गया। ये इस मोमेंटम से जा रहा था और ये -x डायरेक्शन है, तो अपने -mvx लिख लिया। यहाँ पे माइनस साइन किसको डिनोट कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन को। ठीक है, जब ये यहाँ पे कोलाइड हुआ, कोलिजन कैसी होती है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी लॉस नहीं करता है मॉलिक्यूल। जब ये एनर्जी लॉस नहीं करेगा, तो क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये जिस मोमेंटम से जा रहा था और जिस मोमेंटम से यहाँ पे कोलाइड किया, उसी मोमेंटम से वापस आएगा, और उस मोमेंटम को मैंने नाम दे दिया प्लस एम वी एक्स, मतलब इस डायरेक्शन में अब जा रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, प्लस एम वी एक्स। क्यों, क्योंकि इधर अपन ने मानी है प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम होगा, जो चेंज इन मोमेंटम, वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, पी फाइनल अपने पास क्या है, प्लस एम वी एक्स, और पी इनिशियल क्या था, एम माइनस एम वी एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 2mvx डेल्टा पी। ठीक है, मतलब जो डेल्टा पी होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा गैस के एक मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा, एक कोलिजन करने पे 2mvx। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा, सॉरी पॉइंट तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे अब अपन ने मोमेंटम फाइंड कर लिया। अब अपन अगर टाइम इंटरवल देखें कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑन द सेम फेज, मतलब ये जो क्यूब था, एक सेकंड ये था, ये टू कोलिजन के बीच में, मतलब ये यहाँ से जैसे चला, इसने ये यहाँ पे एक कोलिजन कर ली, यहाँ पे इसने दो कोलिजन कर ली, इन दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा, तो अपन को वो कैलकुलेट करना है। तो अपन ने मान ली जो ये लेंथ थी, ये एल थी इन दोनों के बीच की, तो ये लेंथ भी क्या होगी, जब ये वापस आ रहा तब भी कितनी लेंथ कवर करेगा, एल। यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई करेगा एक्स डायरेक्शन में, इधर भी ये फोर्स इस पर अप्लाई करेगा एक्स डायरेक्शन में, और इसकी अपन ने लेंथ एल मानी थी, एल जाते वक्त एल आते वक्त। ठीक है, तो टाइम ट्रेवल कैसे निकालते हैं अपन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस इसने इसने कितनी कवर की थी, यहाँ पे एल जाते वक्त एक कोलिजन में एल, और यहाँ पे दूसरी कोलिजन की तब भी एल, मतलब टोटल डिस्टेंस 2l अपॉन वेलोसिटी सेम थी, कितनी थी, वी एक्स, तो यहाँ पे वेलोसिटी अपन ने वी एक्स मान ली। मतलब अगर अपन को
टाइम इंटरवल पूछे दो कोलिजन के बीच का, तो वो अपन क्या बोल सकते हैं, 2L/VX। वहीं अगर ये y डायरेक्शन में होता तो क्या बोलते थे, 2L/VY। ये तो L ही रहता ना, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब की सारे फेज की जो लेंथ होगी वो L, एक की L है तो सबकी L ही होगी लेंथ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। न्यूटन का सेकंड लॉ आप सभी ने पढ़ा होगा, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, आपने एनएलएम चैप्टर पढ़ लिया होगा फिजिक्स के अंदर, तो जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो अपन को क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वही फोर्स होता है। फोर्स को क्या बोल सकते हैं अपन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे फोर्स एक्स डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब इधर देख के बताना मेरे को, ये यहाँ पे अप्लाई करेगा फोर्स एफ एक्स, तो ये मैंने ले लिया एफ एक्स। डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम कितना था, कितना आया था मेरे पास, 2mvx। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2mvx अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मैंने अभी फाइंड किया था एक्स डायरेक्शन में, कितना था वो, 2L/Vx। मैं यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, 2L/Vx। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब ये Vx ऊपर चला जाएगा, तो Vx और Vx क्या हो जाएगा, Vx का स्क्वायर। मतलब जो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम Vx के स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा, सिर्फ एल। एल, तो मैं एक्स डायरेक्शन में उस मॉलिक्यूल ने कितना फोर्स अप्लाई किया वो भी बता सकता हूँ, कितना फोर्स किया, mvx स्क्वायर अपॉन एल। द सेम फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन द अदर फेस। ठीक है, मतलब उसने जितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया उतना ही फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेगा वो वापस इस फेज पे। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। अब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन फाइंड करना हो मेरे को, तो वो कैसे फाइंड करूंगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा क्या, एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो। क्या ये सही है, नहीं है। क्यों, नेट फोर्स जीरो कब होता है, जब ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा हो एफ एक्स, और इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में इसके अपोजिट फोर्स लग रहा हो एफ एक्स, तब अपन बोल सकते हैं नेट फोर्स जीरो होगा। फिजिक्स में आप पढ़ोगे कि नेट फोर्स जीरो तब होता है जब पॉइंट ऑफ एक्शन सेम हो। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ एक्शन हो ना सेम हो, बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वो कितना होगा, यहाँ पे एफ एक्स और एफ एक्स दोनों 2Fx, मतलब 2mvx स्क्वायर अपॉन एल, नीचे एल बचा था अपने पास। सिमिलरली मैंने पहले ही बताया था कि तीनों डायरेक्शन के लिए सेम हो जाएगा, तो एफ नेट वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 2mvy स्क्वायर अपॉन एल। वहीं अगर मेरे से नेट फोर्स पूछ लेता वो जेड डायरेक्शन का, तो जेड डायरेक्शन में भी कितना होता, 2mvz स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, अब मेरे को अगर टोटल फोर्स फाइंड करना हो, टोटल फोर्स, ठीक है, एफ, वो कितना होगा, तो मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में वो कितना कितना फोर्स लगा रहा है। जब तीनों को ऐड कर दूंगा तो उसमें से मैं 2m/L, तो सब में सेम आ रहा है, 2/L 2/L 2m/L 2m/L, तो 2m/L मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच जाएगा, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर। और अब मैं नेट फोर्स, मतलब जो टोटल फोर्स था इन ऑल डायरेक्शन, उसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 2m/L, और इसको मैं ले रहा हूँ V RMS का स्क्वायर। एक बार के लिए आप मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना, ये क्यों लेता हूँ कैसे लेता हूँ वो मैं आगे आपको प्रूव कर दूंगा। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं टोटल फोर्स को किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 2m/L V RMS का स्क्वायर। ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स आ गया। फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते थे, प्रेशर। इसका मतलब मैं प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्रेशर कैसे बताऊंगा, फोर्स पर यूनिट एरिया को मैं क्या बोलता था, प्रेशर। ठीक है, फोर्स मेरे को पता है टोटल फोर्स कितना था, 2m/L और VRMS का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन एरिया कितना है। ठीक है, एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, L स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, क्यूब है तो कितने फेस हो गए, 6। तो मैं इसको 6L स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो एरिया हो जाएगा मेरा 6L स्क्वायर। 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स, तो क्या बचा 1/3। ठीक है, L नीचे आ जाएगा, नीचे क्या बचा, L क्यूब। और L क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम। ठीक है, ऊपर क्या बचा मेरे पास, M और V RMS का स्क्वायर। ठीक है, ये वॉल्यूम में ध्यान रखना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, 1/3 MV RMS का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर चली जाएगी, तो PV इज इक्वल्स टू 1/3 MV RMS का स्क्वायर। ये मेरे पास मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं प्रेशर और वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट ये किसके लिए थी, अपन अपन किसके लिए बात कर रहे थे इतनी देर, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए, फॉर वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मेरे को दे देता n मॉलिक्यूल, तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, n से। तो यहाँ पे मेरी अगर फॉर n मॉलिक्यूल, इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल्स टू 1/3 MN का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कंटेनर में अगर अपन को ये गिवन हो और अपन से पूछ ले वो कितना प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो अपन ऐसे कर सकते हैं। वहीं अगर एक का पूछ लेता तो यहाँ पे एक हो जाता, ये अपनी इक्वेशन बन जाती 1/3 MVRMS का स्क्वायर। और जो ये इक्वेशन होती है ना अपनी, PV इज इक्वल्स टू 1/3 MN VRMS का स्क्वायर। इसी इक्वेशन को नाम देते हैं अपन काइनेटिक गैस इक्वेशन। आई बात समझ में। ठीक है, और यहाँ पे ये है, ये होगा मास। और मास किस में लेना है अपन को, AMU में। AMU का मतलब जैसे मेरे को दे दे कि O2 के एक मोलिक्यूल का मास क्या होगा। ठीक है, मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ O2, तो मतलब O2 का क्या होगा, 32। और इसके एक मोलिक्यूल का मास होगा एटॉमिक मास AMU, 32 AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ये मोल कॉन्सेप्ट में अपन पढ़ते हैं। मतलब 32 AMU की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी इसके एक मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब अपन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को यही कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अपन को मान लो गिवन है कि अपने पास एक कंटेनर था। ठीक है, ये कोई अपने पास एक कंटेनर है जिसकी अपन को कैपेसिटी गिवन है, मतलब वॉल्यूम गिवन है 1 लीटर। ठीक है, और गैस के मॉलिक्यूल्स अपन को गिवन है 10⁻23। ये अपन को गैस के मॉलिक्यूल्स गिवन है। ठीक है, और जो अपनी रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, मतलब जिसको अपन बोलते हैं VRMS का स्क्वायर, ये अपन को VRMS अपन को गिवन है अपनी 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अपन को इसने पूछा क्या है, अपन को कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब मैं अब एक बार क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लिख लेना। इन अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 1 लीटर देयर आर 10⁻23 molecules each of mass 10⁻22 grams. If root mean square speed is 10⁵ centimeter per second, then calculate
प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना तो मेरी आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी काइनेटिक गैस इक्वेशन से मैं कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? वॉल्यूम मेरे को गिवन है 1 लीटर, 1 लीटर को मैं और क्या बोल सकता हूँ, 10⁻³ मीटर क्यूब में, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे को गिवन है 10⁻23। वीआरएमएस मेरे को गिवन है 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मैं मीटर पर सेकेंड में लूंगा ऐसा यूनिट में, तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और मेरे को मास एक मॉलिक्यूल का गिवन है 10⁻22 ग्राम। मास हमेशा मैं किलोग्राम में लूंगा, तो यहाँ पे 10⁻25 kg हो जाएगा, 1000 से मल्टी डिवाइड कर देंगे तो। और मेरी आई काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या बोलती है? पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 m एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू वीआरएमएस का स्क्वायर। यही मेरी आइडियल गैस इक्वेशन थी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वॉल्यूम को भी इधर भेज देंगे तो ऐसा। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन 3v। वैल्यू पुट करनी है, मास कितना है 10⁻25 kg मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है 10⁻23 मल्टीप्लाई वी आर एम एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड था, स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड अपॉन 3 इंटू वॉल्यूम मीटर क्यूब में अपन लेंगे 10⁻3। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 10⁻7। और ये किस में आएगा? पास्कल यूनिट का ध्यान रखना, अपन ने स्टार्टिंग में यूनिट कन्वर्जन सीखा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स के अंदर, जिसके अंदर अपन रूट मीन स्क्वायर आरएमएस स्पीड के बारे में देखेंगे, और काइनेटिक गैस इक्वेशन में उसको रिलेट करके भी देखेंगे, और साथ ही साथ अपन क्या देखेंगे, एवरेज स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, और बहुत सारी बातें। और नेक्स्ट वीडियो के बाद में जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन स्टार्ट करेंगे अपनी रियल गैसेस के एप्लीकेशंस, और बात करेंगे रियल गैसेस क्या होती है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।